वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 15 है। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 15 तक या फिर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। और इसमें 20 जो है पॉलिटी के प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत हेल्पफुल होंगे ये। चलिए, बाकी ये सीरीज़ यूपीपीएससी के लिए ही चल रही है, लेकिन सभी स्टेट के पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय कानून मंत्री या भारत के प्रधानमंत्री? यह प्रश्न जो है यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था एज इट इज़। वैसे तो महान्यायवादी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत प्रश्न बनते हैं इन पर अलग अलग तरीक़ों से। भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो बी है इसका आंसर। और भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पयंत्र ही होते हैं महान्यायवादी, इंग्लिश में एजी, अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में प्रावधान है इनका। देखिए, भारत के महान्यायवादी का जो पारिश्रमिक है भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और भारत सरकार को जो है कानूनी विषयों पर सलाह देता है और प्रमुख विधि सलाहकार के रूप में कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी, यह आर्टिकल याद रखिएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है या प्रसाद पयंत्र कह सकते हैं। राष्ट्रपति के पास सेवा की शर्तों जिसमें पारिश्रमिक भी शामिल है को तय करने का अधिकार है। महान्यायवादी को निश्चित वेतन नहीं मिलता, याद रखिएगा। इसके बजाय उन्हें सरकार की ओर से संभाले गए विशिष्ट मामलों के लिए शुल्क दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मामला है उत्तर प्रदेश बनाम केंद्र सरकार या उत्तराखंड बनाम केंद्र सरकार या मध्य प्रदेश बनाम केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार की तरफ से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे महान्यायवादी केस लड़ने के लिए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 280 सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के बारे में सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 280 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में या उससे पहले भी यदि आवश्यक समझा जाए तो वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। इसलिए अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की नियुक्ति के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक है। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तीसरा प्रश्न है स्टेटमेंट वाला, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में ही 3 कथन है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होना चाहिए। महान्यायवादी को संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है और मतदान करने का अधिकार है। महान्यायवादी का प्राथमिक कर्तव्य भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करना है। देखिए, बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता होनी चाहिए महान्यायवादी के पास। और महान्यायवादी का प्राथमिक काम है भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करना। तो तीसरा भी करेक्ट हो गया। महान्यायवादी को संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3 यानी सी। हर तरह से प्रश्न बना दिया गया है एक एक टॉपिक से। भारत के महान्यायवादी संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होना चाहिए। और क्या क्या?
महान्यायवादी को संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन मतदान नहीं कर सकते वो, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। महान्यायवादी का प्राथमिक कार्य या कर्तव्य भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करना और राष्ट्रपति द्वारा सीधे सौंपे गए अन्य कानूनी कर्तव्यों का पालन करना। अगला प्रश्न है, सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में सही कथन है। सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी की सहायता करता है, यह एक संवैधानिक पद है। सॉलिसिटर जनरल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है। सॉलिसिटर जनरल एक अधिकारी होता है, एक तरह से महान्यायवादी के काम के बोझ को कम करने के लिए होता है ये। सॉलिसिटर जनरल पहली बात तो एक संवैधानिक पद नहीं है, किसी भी आर्टिकल में प्रावधान नहीं है इनका, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। सॉलिसिटर जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण नहीं करता। यहाँ दोनों के दोनों गलत हैं, ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। देखिए महान्यायवादी की सॉलिसिटर जनरल के साथ यदि हम तुलना करें तो सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी की सहायता करता है, लेकिन यह एक संवैधानिक पद नहीं है। महान्यायवादी के विपरीत सॉलिसिटर जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण नहीं करता है। सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल कितना, 3 वर्ष का होता है। महान्यायवादी का निर्धारित ही नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं, जो मिलेगी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। एक टेस्ट में मिनिमम 100 प्रश्न होंगे या 150 प्रश्न होंगे, और इसी तरह के 3000 प्रश्न कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। अगला प्रश्न भी महान्यायवादी के बारे में ही है, हर तरह से बनाएंगे प्रश्नों को। महान्यायवादी के कार्यकाल और निष्कासन के संदर्भ में 2 कथन है यहाँ पर। महान्यायवादी को औपचारिक प्रक्रिया के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता। संविधान में महान्यायवादी के पद का कार्यकाल निर्धारित है। देखिए महान्यायवादी को हटाने के लिए किसी औपचारिक प्रक्रिया की तो आवश्यकता है ही नहीं, वो तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र है, तो कार्यकाल निर्धारित कैसे हो गया उनका? ये गलत है दोनों के दोनों, डी है इसका आंसर। महान्यायवादी का कार्यकाल और निष्कासन की बात करें तो महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर कार्य करते हैं और किसी भी औपचारिक प्रक्रिया के बिना किसी भी समय हटाया जा सकता है उनको। संविधान में महान्यायवादी के पद के लिए कोई निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं है, तो दोनों के दोनों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी सीएजी पर सवाल है ये। गिरीश चंद्र मुर्मू नवंबर 2023 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। भारत की सर्वोच्च आपराधिक जांच संस्था है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य नहीं है। यह भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है। केवल एक ही सही है इन चारों में। पहला वाला गलत है। भारत की सर्वोच्च आपराधिक जांच संस्था सीबीआई है, ठीक है, सीएजी तो नहीं है। सीएजी का काम तो भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा करना है, ठीक है। भारत और केंद्र की लेखा परीक्षा करना, केंद्र और राज्य की लेखा परीक्षा करना, तो भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है सीएजी, तो डी सही हो गया। और भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य नहीं है लिखा, जबकि अनिवार्य है ये, क्योंकि 148 में प्रावधान है इसका। तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट केवल डी वाला है। देखिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है, जो भारत सरकार और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और खर्च के लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है। सीएजी जो है वो सरकारी खातों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का लेखा परीक्षा करके सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करता है। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं सीएजी श्री के संजय मूर्ति हैं, जिन्होंने 21 नवंबर 2024 को गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर पदभार ग्रहण किया था। तो पहला वाला गलत है।
ठीक है। और भारत की सर्वोच्च और प्रमुख आपराधिक जांच संस्था जो है वो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ना कि सीएजी। सीएजी एक संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित है। तो अनिवार्य तो हो ही गया, वहाँ लिखा था अनिवार्य नहीं है, इसलिए गलत है बोला, तो केवल डी ही सही है यहाँ पर। 7वां प्रश्न है, भारत में सीएजी का कार्यकाल कितना है? भारत में सीएजी का कार्यकाल है 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है। और कार्यकाल है 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु। 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। सीएजी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति से और जिस आधार पर पद से हटाया जाता है उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है। बताइए क्या है इसका उत्तर? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति से और जिस आधार पर पद से हटाया जाता है उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है? महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, किसी राज्य का महाधिवक्ता, किसी राज्य का राज्यपाल। देखिए महान्यायवादी तो राष्ट्रपति के प्रसाद पे यंत्र है, तो इनको तो हटा दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति से पद से हटाया जा सकता है उसी आधार पर इनको भी पद से हटाया जाएगा। राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पे यंत्र हो गया, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पे यंत्र हो गया, तो बी ही सही हो गया यहाँ पर, सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त किया जाता है। सीएजी केंद्र और राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के खातों का ऑडिट करने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख है? ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो हमेशा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 324 324D है इसका आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 स्पष्ट रूप से भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख करता है। चुनाव आयोग जो है संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को चुनाव आयोग में निहित करता है। अच्छा, यह का मतलब यहाँ पर अनुच्छेद 324 है। ठीक है। देखिए भारत का जो चुनाव आयोग है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, क्या सच है ऐसा करता है वो? चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इस दिन को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जनवरी को। बहुत आरोप लगे पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग पर। 10वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी कब? 1990 में या 92 में? 1992 अधिनियम है 1990 का, सी है इसका आंसर। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय महिला आयोग का? महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की समीक्षा करना और उनके सशस्त्रीकरण के लिए काम करना। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, राष्ट्रीय
मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यहाँ पर लिखा नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये तीनों के तीनों संवैधानिक संस्था हैं। ठीक है, कोई 2004 से, कोई 2018 से। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की स्थापना संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से की गई थी और यह 19 फरवरी 2004 को प्रभावी हुआ। चूँकि बाद में जोड़ा गया तो अनुच्छेद 338 में तो पहले अनुसूचित जाति आयोग था, फिर 338 ए का क्लोज बना इसका, तो इसमें आ गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, बाकी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से अनुच्छेद 338 बी के तहत एक संवैधानिक निकाय बन गया। तो 338 में एससी आयोग, 338 ए में एसटी और 338 के बी में जो है ओबीसी। ये भी संवैधानिक है, ये भी संवैधानिक है, और ये तो पहले से था ही संवैधानिक। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं। तो केवल एक ही वहाँ पर स्टेटमेंट, कथन सही है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी 2007 में। सी है इसका आंसर। इंग्लिश में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की स्थापना मार्च 2007 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष हैं तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यगण तो क्यों ही चुनेंगे इनको, लोकसभा के सदस्यगण चुनेंगे। ठीक है, ए है इसका आंसर। राज्य विधानसभा के सभी सदस्य नहीं। केंद्र में होती है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से अपने सदस्यों में से चुना जाता है, याद रखिएगा। सदन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं है। जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, लोकसभा रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य सदस्य का चुनाव करती है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, चौथी वाली, लास्ट वाली। अध्यक्ष या स्पीकर के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। निर्वाचन आयोग लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संवैधानिक निकाय हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए, ऊपर जो एक्सप्लेन किया था अभी, 338 तो पहले से ही संवैधानिक है, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। फिर बाद में जोड़ा गया 338 का ए, जनजाति आयोग, ये भी संवैधानिक, ये भी संवैधानिक पहले से ही था। और 338 के बी में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, वो भी संवैधानिक निकाय है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संवैधानिक निकाय हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तो संवैधानिक निकाय है, यहाँ पर बोल रहा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला। ठीक है, तो केवल यहाँ पर जो सही होगा पहला वाला ही सही है। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब
संवैधानिक निकाय हैं दोनों। वे अपनी शक्तियों और कार्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 ए से प्राप्त करते हैं। भारत में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो एक सांविधिक निकाय है, यानी वैधानिक निकाय है और अर्धन्यायिक निकाय है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से अनुच्छेद 338 बी के तहत एक संवैधानिक निकाय बन गया है। तो दूसरा वाला कह रहा था नहीं है, इसलिए गलत है दूसरा स्टेटमेंट। 15 प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 2 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति पद के प्रतियोगी को 15,000 रुपये की सुरक्षित राशि जमा करनी होती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रतियोगी को बिल्कुल 15,000 की सुरक्षा राशि जो है जमा करनी होती है। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। पहला वाला गलत है। भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, सीधे तौर पर समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। तो केवल दूसरा वाला ही सही है, पहला गलत है। देखिए, सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सीधे तौर पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की सिफारिश पर की जाती है और यह पद संवैधानिक ना होकर एक वैधानिक पद है जिसकी अवधि आमतौर पर होती है 3 वर्ष की। ये वही सॉलिसिटर जनरल है जो महान्यायवादी के कार्य के बोझ को कम करते हैं। बाकी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुनाव अधिनियम 1952 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को सुरक्षा के रूप में 15,000 रुपये की राशि जमा करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसकी या किन की नियुक्ति राज्य विशेष के राज्यपाल द्वारा की जाती है? किसकी या किन की नियुक्ति राज्य विशेष के राज्यपाल द्वारा की जाती है? संबंधित राज्य के जिला न्यायाधीश, संबंधित राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट हो गया ये, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, वो तो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा, और डिस्ट्रिक्ट राज्य में ही जो है एडवोकेट जनरल है या राज्य का महाधिवक्ता, वो भी राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो बी और सी, बी है इसका आंसर। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये, बिल्कुल बनेंगे एग्जाम्स में। बात करें हाई कोर्ट के जज की तो किसी विशेष राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है। राज्यपाल को केवल इस प्रक्रिया के दौरान परामर्श दिया जाता है और वह नियुक्ति नहीं करते। तो पहला वाला तो गलत हो गया। जिला न्यायाधीश की बात करें यानी डिस्ट्रिक्ट जज की, जो पीसीएस से बनते हैं, राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से करते हैं। यह जिला स्तर पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। और राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, राज्य के महाधिवक्ता जो राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होने चाहिए, इसलिए सी सही है, और इस प्रकार बी और सी सही है। जैसे केंद्र में होता महान्यायवादी, वैसे राज्य में होता महाधिवक्ता। केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं उनका कर्ता, और राज्य में राज्य के राज्यपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति से और जिस आधार पर पद से हटाया जाता है उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है? इस तरह का प्रश्न तो ऊपर भी था कोई। तो महान्यायवादी तो राष्ट्रपति के प्रसाद है, राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद है, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही हो गए, सीएजी हो गए। बी है इसका आंसर। देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त किया जाता है।
सीएजी जो है वो केंद्र और राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के खातों का ऑडिट करने के लिए जिम्मेदार है। सीओजी को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान है। इसके लिए संसद के दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित एक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। ठीक है। 18वां प्रश्न क्या है? विधानसभा द्वारा पारित सभी विधेयकों और अधिनियमों के आधिकारिक पाठ अंग्रेजी में होंगे जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे, जिसमें किस धारा में निहित कुछ भी होने के बावजूद। क्या है इसका उत्तर? धारा 33, 34, 35 या 40? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 34। देखिए, भारत के संविधान की धारा 34 विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों और अधिनियमों की आधिकारिक भाषा को संबोधित करती है। यह निर्दिष्ट करता है कि विधेयकों और अधिनियमों के आधिकारिक पाठ के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाएगा जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे। और यह जो प्रावधान है देश भर में कानूनी दस्तावेजीकरण और विधायी प्रक्रियाओं में एकरूपता और स्पष्टता सुनिश्चित करता है, इसलिए धारा 34 लागू है। अंग्रेजी का आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग भारत में कानूनी व्याख्या और अनुप्रयोग में निरंतरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। विधानसभा को एक विधेयक पेश करने या स्थानांतरित करने के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, जो किसी भी खर्च को राजधानी के समेकित निधि पर प्रभारित घोषित करता है? राजधानी का नाम आ गया, विधानसभा का आ गया, यानी कोई यूटी है, ये केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। तो केंद्र शासित प्रदेश में कार्यकारी कर्ता धर्ता तो एलजी ही है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि उपराज्यपाल। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो एलजी का नाम गूंजता था, अब गायब हो गया एलजी का नाम। बी है इसका आंसर, क्योंकि सेंट्रल की सरकार है दिल्ली में। तो अन्य राज्यों में राज्यपाल कर्ता धर्ता, केंद्र में राष्ट्रपति कार्यकारी कर्ता धर्ता, और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल। विधानसभा का अधिकार, दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा बिना पूर्व स्वीकृति के कोई भी विधेयक पेश या स्थानांतरित नहीं कर सकती जो किसी भी खर्च को राजधानी के समेकित निधि पर प्रभारित घोषित करता है। केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल यानी एलजी या लेफ्टिनेंट गवर्नर भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रशासन के संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करते हैं। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। यदि कोई प्रश्न उठता है कि किसी मामले में उपराज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है या नहीं, तो बताइए उस प्रश्न पर अंतिम निर्णय किसका होता है? राष्ट्रपति का, सर्वोच्च न्यायालय का, मुख्यमंत्री का, उपराज्यपाल का? क्या लग रहा है इसका उत्तर? राष्ट्रपति? नहीं, राष्ट्रपति नहीं है इसका उत्तर। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है इसका उत्तर। मुख्यमंत्री तो होगा ही नहीं। इसका उत्तर उपराज्यपाल ही है, यानी एलजी। देखिए, उपराज्यपाल भारत में केंद्र शासित प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे राज्य में राज्यपाल और सेंट्रल में राष्ट्रपति। दिल्ली और पुडुचेरी जैसे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल के पास विशेष जिम्मेदारियां और शक्तियां होती हैं। भारत के संविधान के अनुसार उपराज्यपाल को कानून या राष्ट्रपति के निर्देश द्वारा प्रदान किए गए विशिष्ट मामलों में अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है। ऐसे मामलों में जहां इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि किसी मामले में उपराज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है या नहीं, तो उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है। यह स्पष्ट रूप से केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक ढांचे के तहत प्रदान किया गया है। ठीक है। तो ये 20 बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे पॉलिटी के। इस तरह के प्रश्न बड़े हेल्पफुल होंगे यूपीएसआई के एग्ज़ाम्स में और स्टेट पीसीएस में भी। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की या फुल टेस्ट सीरीज़ पीडीएफ से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर व्हाट्सअप करके
ठीक है, पूरे साल के लिए एक छोटा-सा अमाउंट है 199 का, इतना कम इसने रखा है ताकि सभी लोग इसको ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकें। धन्यवाद।